नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के हिसाब से आज जो अपनी यहाँ पे प्रश्नोत्तरी रहेगी वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 6। और दोस्तों, प्रतिदिन की जो क्लास ली जा रही है वो 9,999 क्वेश्चनों की सीरीज के द्वारा यहाँ पे ली जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और दोस्तों, यहाँ पे क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे। सभी दोस्त शेयर और लाइक जरूर कर दे ताकि और भी दोस्त यहाँ से इससे जुड़े और अपना फ़ायदा उठा सके। तो क्लास को शुरू करने से पहले शेयर और लाइक जरूर कर दिया करो दोस्तों आप। और आज की 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर स्कोर बताएं। और कल की कैसी क्लास लगी आपको वो भी आप मेरे को कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले क्लास में पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है वो देखिए दोस्तों। आप मिक्सअप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सभी। पहला क्वेश्चन रहेगा, पैरा ओलंपिक खेलों का मोटो क्या है। दोस्तों, यहाँ पे जो मोटो है पैरा ओलंपिक खेलों का, ओलंपिक खेलों की बात नहीं कर रहे हैं पर पैरा ओलंपिक खेलों की बात कर रहे हैं, तो उसका क्या रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताइए। सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे, शेयर और लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला नंबर 1 क्वेश्चन और सही आंसर रहेगा दोस्तों। इसका जो रहने वाला है पैरा ओलंपिक खेलों का जो मोटो है वो यहाँ पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर स्पिरिट इन मोशन। पैरा ओलंपिक खेलों का जो मोटो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे वो स्पिरिट इन मोशन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी की बात कर रहे हैं अपन। दर्शन शास्त्र के संबंध में निम्न में से क्या विषम है, यानी क्या इसमें ओड है वो अपने यहाँ पे बताना है। दर्शन शास्त्र की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे दर्शन शास्त्र के लगभग 6 यहाँ पे इसके उपशाखाएं हैं, उनमें से है वो यहाँ पे कौन सी नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मेटाफाइसिस, मीडिया साइन, एस्थेटिक और एथिक्स। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है चिकित्सा शास्त्र है वो यहाँ पे दर्शन शास्त्र की संबंध में नहीं है दोस्तों। यहाँ पे साथ ही में अध्यात्म शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, नीति शास्त्र, साथ ही में समाजशास्त्र, ये जो इसकी शाखाएं होती है वो दर्शन शास्त्र से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे चिकित्सा शास्त्र है वो इसमें शामिल नहीं रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, योग के राष्ट्रीय संस्थान का क्या नाम है। दोस्तों, योग का जो नेशनल यहाँ पे सिस्टम है उसके यहाँ पे इसका नाम क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। नेशनल इसकी जो फेडरेशन है, संस्था है, योग के बारे में बताना है दोस्तों। योग के राष्ट्रीय संस्थान का क्या नाम है वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। और दोस्तों, जल्द ही अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए चैनल से। क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करें दोस्तों आप। प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मोरारजी देसाई संस्थान है वो यहाँ पे योग की राष्ट्रीय संस्थान है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे वाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, कल अपन ने जो प्रश्नोत्तरी की थी उसमें भी इसका जिक्र हुआ था। वाडा जिसे अपन वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं, और एक होती है नाडा दोस्तों यहाँ पे जिसे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं। ये किसी भी देश की राष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय खेल एजेंसी है जो खिलाड़ियों के नशीले और अवैध यहाँ पे जो ड्रग्स होते हैं उनकी छानबीन और उनको रोकने के लिए कार्य करती है। लेकिन वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा होती है वो दोस्तों यहाँ पे सभी देशों की खेल एजेंसियों पे इसका कंट्रोल यहाँ पे रहने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 4 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों कनाडा के अंदर है। कनाडा, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर रहेगा दोस्तों कनाडा के अंदर है वो यहाँ पे वाडा का इसका मुख्यालय है, जो पहले स्विट्जरलैंड में था लेकिन बाद में ये कनाडा में स्थापित कर दिया गया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस काम आती है। दोस्तों, यहाँ पे थेरेपी की जो थेरेपी दी जाती है, रिहेबिलिटेशन जो उपचार की थेरेपी होती है चोट लगने पर, उसमें जो कोल्ड स्प्रे है वो कौन सी गैस काम आती है। दोस्तों, ये कौन सी थेरेपी है, क्रायोथेरेपी है। क्रायोथेरेपी के अंदर आती है कोल्ड थेरेपी, कोल्ड स्प्रे। तो ये इसमें कौन सी गैस काम आती है जिससे
चोटग्रस्त भाग पे इसका स्प्रे करने से क्या होता है, ठंड अपने को महसूस होती है, बर्फ़ के समान अपने को महसूस होती है, जिसे अपन कोल्ड स्प्रे कहते हैं। तो इसमें जो गैस इस्तेमाल की जाती है, क्वेश्चन नंबर 5, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का, इथाइल क्लोराइड गैस इसके अंदर है, वो यहाँ पे काम में ली जाती है कोल्ड स्प्रे के अंदर। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है? गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है उसमें दो प्रकार का अपने कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे रहता है। एक होता है HDL, एक होता है LDL। एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। तो उसमें जो सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मानी जाती है वो कौन से लेवल की मानी जाती है, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो HDL होता है यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है, कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो यहाँ पे शरीर में सही रहती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? दोस्तों राइबोसोम की बात कर रहे हैं अपन, उसकी फैक्ट्री है वो किसे कहा जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों एक होती है राइबोसोम की फैक्ट्री, एक होती है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो वो अपन किसको कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है कि राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है उसे अपन राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। तो दो प्रश्न हो गए दोस्तों इसमें, एक प्रोटीन की फैक्ट्री पूछे तो वो अपने को बताना है राइबोसोम को, लेकिन राइबोसोम की फैक्ट्री अगर पूछे तो उसका आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। भारतीय महिला प्रशिक्षक सुनील डबास को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों यहाँ पे सुनील जो डबास है खेल खिलाड़ी का जो कोच है, उस कोच का नाम है सुनील डबास, लेकिन ये कौन से खेल के लिए इसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, जिसकी शुरुआत 1985 के अंदर हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो प्रशिक्षक या कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार होता है, दो कैटेगरी में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट और एक रेगुलर कैटेगरी अंदर इसमें दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, कबड्डी महिला कोच है सुनील डबास, जिसको यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला है, निम्न में से क्या विषम है? दोस्तों यहाँ पे इनमें से कौन सी विषम है वो अपने को यहाँ पे बताना है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों इसमें से 3 क्रियाएं एक समान है और एक अलग है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। और ये अगर देखा जाए चारों ही, तो ये शरीर में होने वाली विकृति होती है। ये शरीर की क्या होती है? विकृति, जिसे अपन बीमारी बोलते हैं, पोस्चर पोजिशन बोलते हैं, पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ के नाम से, जिसे अपन पोस्चर डिफॉर्मिटीज यानी विकृति बोलते हैं शरीर की। ये बीमारियां होती है, आसन से संबंधित बीमारी होती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका जो स्वेबेक होता है दोस्तों यहाँ पे ये इससे अलग है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें काइपोसिस और जो हंचबैक राउंडबैक ये तो किससे है? ये तो काइपोसिस से है, यानी पीठ के पीछे कुबड़ निकलता है। लेकिन जो स्वेबैक है वो लॉर्डोसिस से संबंधित है। इसके अंदर पेट होता है वो आगे की तरफ निकल के आ जाता है और पीछे क्या होता है? गड्ढा बन जाता है, यानी घोड़े की पीठ के समान बन जाता है, जिसे अपन स्वेबैक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, आमाशय में दूध को एंजाइम पचाने में मदद करता है। दोस्तों आमाशय के अंदर जो दूध होता है, अपन दूध पीते हैं ये मान लो, उसमें जो उसको पचाने के लिए एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है आमाशय के अंदर, पेट के अंदर, वो यहाँ पे कौन सा रहने वाला है? दोस्तों यहाँ पे जो दूध पिया जाता है उसको लैक्टोज के अंदर, दूध की जो शर्करा होती है उसे अपन लैक्टोज बोलते हैं। और लैक्टोज को जो दूध को पचाने के लिए लैक्टोज बनाने की जो क्रिया है वो कौन सा एंजाइम करता है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रेनिन एंजाइम होता है, वो दूध को क्या करता है? लैक्टोज में बदल देता है, दूध को पचाने का कार्य करता है।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो भी जितने भी दोस्त जुड़े हैं वो क्लास को एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दें। शेयर और लाइक सभी दोस्त अपने अपने ग्रुपों में, चाहे व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, यहाँ पे सभी दोस्तों एक बार शेयर कर दिया करो और क्लास को लाइक भी जरूर किया करो दोस्तों। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, साइनोवाइटिस शरीर के किस अंग की चोट है? दोस्तों यहाँ पे साइनोवाइटिस क्या है? एक चोट है जो शरीर के कौन से अंग में लगती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। एक होती है दोस्तों यहाँ पे साइनोवाइटिस, एक होती है ब्रुसराइटिस। ब्रुसराइटिस दोनों ही चोटें होते हैं, वो एक ही समान लगती है। तो साइनोवाइटिस चोट होती है वो कहाँ लगती है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11, वो जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जोड़ होती है उसमें लगने वाली चोट होती है वो साइनोवाइटिस होती है। जैसे मान लो दोस्तों ये कोई हड्डी है और ये हड्डी के अंदर ये मान लो ये जोड़ दूसरी हड्डी का जोड़ होता है, यहाँ पे ये दूसरी हड्डी का जोड़ है, तो इस जोड़ के अंदर जो चोट लग जाती है, यानी लिगामेंट के आसपास जो चोट लग जाती है, जिसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसे अपन साइनोवाइटिस या बुर्सराइटिस के नाम से भी जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, हृदय द्वारा एक पंप में निष्कासित, हार्ट के द्वारा एक बार जो पंप किया जाता है उसमें निष्कासित रक्त की मात्रा को अपन किस नाम से जानते हैं? यानी एक बार अगर हार्ट स्ट्रोक करता है तो उससे जो रक्त निकलता है उसकी मात्रा कितनी होती है? 70 ml होती है। और जो रक्त की मात्रा जो 70 ml निकली है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 बताना है दोस्तों। हृदय के द्वारा जो एक बार पंपिंग करने पर 1 मिनट में हृदय कितनी बार? 72 बार धड़कता है दोस्तों। अपने को ध्यान रखना कितनी बार पंप करता है हृदय एक बार में, 1 मिनट में, तो 72 बार। और एक बार पंप करने में कितना रक्त निकालता है? 70 ml। तो इस एक बार रक्त निकालने की मात्रा को अपन किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 और जो सही आंसर रहेगा इसे अपन स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। क्योंकि हार्ट 1 मिनट में कितनी स्ट्रोक करता है? तो वो 72 स्ट्रोक करता है और एक जो वॉल्यूम निकलती है वो 70 ml निकलती है, तो इसे अपन स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन ओलंपिक में उद्घोषक को क्या कहा जाता था? दोस्तों प्राचीन ओलंपिक में जो उद्घोषक होता था, यानी ओलंपिक शुरू होने से पहले जो जोर की जो बंसरी बजाते थे दोस्तों, यहाँ पे ओलंपिक के अंदर शुरू होने से पहले मुख से जो बंसरी बजाते थे उस उद्घोषक को क्या कहा जाता था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्राचीन ओलंपिक की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, जिसमें अपोलो, जीएस, स्पॉन्डोफेरी या फिर नायक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्पॉन्डोफेरी। जो प्राचीन ओलंपिक के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो उद्घोषक होता था उसे अपन क्या बोलते हैं? स्पॉन्डोफेरी। यानी वो ओलंपिक शुरू होने से पहले रणभेरी बजाता था। क्या बजाता था? इस रणभेरी को बजाने के लिए जो व्यक्ति नाम दिया जाता उसे अपन स्पॉन्डोफेरी के नाम से जानते थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14, क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों। शेयर और लाइक बहुत कम करते हैं आप, शेयर और लाइक ज़्यादा किया करें। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, हवा में फेंकी गई कोई भी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे कोई भी वस्तु है मान लो और वो हवा में फेंकी जाती है। मान लो ये वस्तु है और इसको अपन क्या कर रहे हैं? हवा में फेंक रहे हैं। तो हवा में फेंकने के कारण जो वस्तु है, जो ये दूरी तय करके आई है नीचे, इस दूरी को अपन किस नाम से, या रास्ते को है वो किस नाम से जानते हैं, वो बताना है दोस्तों। ये अपन ने हवा में फेंके ये बॉल और ये ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ गई, तो ये जो दूरी मेंटेन हुई है, इस रास्ते को, ये पथ बनाया है इसने, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का वो रहने वाला है ट्रेजेक्ट्री। इसे ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। जो ये दूरी तय की है, ये वाली दूरी हवा में जाने के बाद वापस ज़मीन पे आई है, तो ज़मीन टू ज़मीन ये ट्रेजेक्ट्री। और जो हवा में ये दूरी तय कर रही थी उस समय इसको क्या बोल रहे थे? पैराबोला। इसको पैराबोला बोलते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, एक हाथ में कितनी फ्लेंजिज होती है? दोस्तों यहाँ पे फ्लेंजिज का मतलब जो कितनी हड्डियाँ होती है, हाथ की अस्थियों की बात कर रहे हैं अपन इसके अंदर, अंगुलियों की अस्थियों की। दोस्तों ये अपनी मान लो ये क्या है? ये अपना हाथ है, ये अपने हथेली वाला पोर्शन हो जाता है, ये अपना हथेली वाला। और हथेली से आगे जो अपनी अंगुलियाँ होती है दोस्तों, ये वाली अंगुलियाँ, इनके अंदर जो हड्डियाँ होती है उनकी अपन यहाँ पे बातें कर रहे हैं।
तो अंगूठे के अंदर 2 होती है और प्रत्येक अंगुली के अंदर 3 होती है। दोस्तों प्रत्येक अंगुली के अंदर 3 होती है और अंगूठे के अंदर 2, तो 4 अंगुलियों के अंदर 12 और 2 अंगूठे के अंदर कितनी हो गई 14। तो एक हाथ में कितनी हो गई 14 और दोनों हाथों में मिलाई तो कितनी हो गई 28 हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है सिर्फ एक हाथ के बारे में सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे एक हाथ के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे कितनी रहने वाली है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। एक हाथ में जो फ्लेंजेज होती है यानी इसकी हड्डियाँ होती है वो कितनी 14 रहने वाली है और दोनों हाथों में मिला ये 28 होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में 16 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, कैल्सीफेरोल किस विटामिन को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे कैल्सीफेरोल की बात कर रहे हैं, वो किस विटामिन को कहा जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। और कैल्सीफेरोल की कमी से शरीर में कौन सा रिकेट्स यहाँ पे शरीर में हो जाता है। रिकेट्स जिससे हड्डियाँ क्या हो जाती है दोस्तों यहाँ पे कमज़ोर होने लगती है, जो बोन होती है वो कमज़ोर हो जाती है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 16 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विटामिन D3। विटामिन D3 क्यों आया दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि विटामिन डी है वो भी क्या है कॉम्प्लेक्स है, यानी ये भी मल्टीपल विटामिन होता है जिसमें D1 D2 D3 D4 इससे ऐसे 5 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो इनमें से जो D3 होता है उसे अपन कैल्सीफेरोल के नाम से यानी कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, महिला वॉलीबॉल की राष्ट्रीय ट्रॉफी का क्या नाम है। दोस्तों महिला वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं अपन, उसकी जो नेशनल ट्रॉफी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अभी जस्टिस सीनियर, अभी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, अभी जस्टिस सीनियर पुरुष वॉलीबॉल का उद्घाटन भी है वो वाराणसी के अंदर हुआ है, नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, पुरुष सीनियर चैंपियनशिप वॉलीबॉल की जो प्रतियोगिता है वो वाराणसी के अंदर है। तो अपने को यहाँ पे महिला वॉलीबॉल की राष्ट्रीय चैंपियंस ट्रॉफी का नाम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पूर्णिमा ट्रॉफी होती है वो महिलाओं की राष्ट्रीय ट्रॉफी का नाम होता है। कौन से खेल के अंदर, वॉलीबॉल के अंदर, यानी महिला वॉलीबॉल की जो राष्ट्रीय ट्रॉफी है उसे अपन पूर्णिमा ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखें दोस्तों, वेलोड्रम किसे कहते हैं। दोस्तों वेलोड्रम है वो किसे कहा जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों वेलोड्रम क्या होता है, तो ये से गोल शेप में ग्राउंड होता है जिसके ऊपर इस प्रकार इसका जो पथ होता है साइड के अंदर चढ़ाई वाला, इसके ऊपर चलता रहता है और फिर वापस नीचे आ जाता है। तो वेलोड्रम है जो किससे संबंधित रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक होता है वो उसे अपन वेलोड्रम के नाम से जानते हैं। ये गोल होता है, ऊपर साइकिल जाती है और फिर वापस नीचे आ जाती है, इस प्रकार ये वेलोड्रम कहलाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, शरीर की एकमात्र हड्डी जो दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई होती है, यानी एक हड्डी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई थी, ऐसी कौन सी हड्डी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। शरीर में ज़्यादातर सभी हड्डियाँ 99% हड्डियाँ हैं वो दोस्तों एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई होती है, लेकिन एक हड्डी ऐसी भी है जो किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 19 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों हाइड बोन होती है। जो हाइड बोन होती है वो गले के अंदर होती है। तो गले की जो जीभ होती है वो जीभ इसी हड्डी से जुड़ी हुई होती है, जीभ इसी हड्डी से जुड़ी होती है। और जो ये गले की हड्डी होती है हाइड बोन, ये क्या करती है दोस्तों, 4 इसके अंदर क्या होते हैं, उपास्थि कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज की जो तंतु होती है उनसे ये गले के अंदर जुड़ी हुई होती है। तो इसे टंग बोन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, हाइड बोन के अपन टंग बोन यानी जीभ के हड्डी से नाम से भी इसे जानते हैं, टंग बोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 अभी जस्ट मैंने बता ही दिया है दोस्तों इसका, क्यों टंग बोन किसे कहा जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। टोंगी बोन है तो सही आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 और इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो हाइड बोन है, उसे अपन टोंगी बोन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसी से क्या है जीभ जुड़ी हुई होती है। जो अपनी जीभ होती है गले के अंदर वो इसी हड्डी से जुड़ी हुई होती है। इसके 4 क्या है उपास्थि कार्टिलेज के फाइबर जो तंतु होते हैं उनसे ये जुड़ी हुई होती है। सॉरी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे 220 माइनस आयु किसका सूत्र है, यानी 220 में से खुद की एज अगर अपन घटा दे तो वो क्या निकल के आ जाएगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों 220
में से अपन अपनी एज घटा दे तो वो क्या निकल के आएगी, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 और सही आंसर रहेगा दोस्तों मैक्सिमम HR, यानी मैक्सिमम हार्ट रेट निकल के आएगी कि कोई भी खिलाड़ी है वो कितनी मैक्सिमम हार्ट रेट तक कार्य कर सकता है। तो जिस भी खिलाड़ी की मान लो कोई खिलाड़ी अगर 220 माइनस किसी खिलाड़ी की मान लो 40 साल है जाए तो वो 180 HR के साथ वो काम कर सकता है, यानी उसका हार्ट है वो क्या हुआ, उसका हार्ट है वो 180 हार्ट बीट पर मिनट की दर से अगर धड़कता है तब तक वो कार्य करता रहता है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का मैक्सिमम एज हार्ट रेट निकालने का सूत्र है वो यहाँ पे रहने वाला है 220 माइनस आयु। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22 देंगे दोस्तों। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों RBC की जो बनने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। और क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे, एक बार शेयर और लाइक कर दे। शेयर और लाइक में आप कभी ना छोड़े दोस्तों, टारगेट अपने को 100 लाइक प्लस यहाँ पे ले जाने का है। तो लाल रक्त कणिकाएं जो RBC होती है दोस्तों वो कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा बोन मेरो में बनती है, लेकिन उसकी जो प्रोसेस की बनने की प्रक्रिया है वो उसे अपन किस नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों एरिथ्रोपोइसिस के नाम से जानते हैं। RBC की जो बनने की प्रक्रिया है, निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसे अपन एरिथ्रोपोइसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23 देंगे दोस्तों। सार्जेंट जंप को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो सार्जेंट जंप होता है, टेस्ट होते हैं कूपर टेस्ट के अंदर, तो उनमें से जो सार्जेंट जंप है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सार्जेंट जंप होता है JCR टेस्ट के अंदर, उसमें जो वर्टिकल जंप होता है, वर्टिकल जंप उसे अपन सार्जेंट जंप के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों JCR टेस्ट होता है जंप चिनअप और रन्य, तो जो जंप होता है उसे अपन सार्जेंट जंप या वर्टिकल जंप के नाम से अपन इसे जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देखे दोस्तों। किस चिकित्सीय विधि में ब्योंसी लॉ का प्रयोग किया जाता है। ब्योंसी लॉ का प्रयोग किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये थेरेपी होती है, और थेरेपी के अंदर जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को विशेष नाम ब्योंसी लॉ का दिया जाता है। जो एक वैज्ञानिक है उसकी खोज के कारण यहाँ पे ब्योंसी लॉ के इसके नाम दिया गया है। तो स्टीम बाथ, कंट्रास्ट बाथ या फिर व्हर्लपूल बाथ। व्हर्लपूल का मतलब होता है दोस्तों कोई झरना होता है, मान लो कोई टप होता है और उसके अंदर गोल गोल यहाँ पे पानी होता है, तो पानी की जो मशीन होती है अंदर वो पानी को क्या करती है, गोल गोल घुमाती है, एक बार इधर दूसरी बार उधर। तो ऐसे इसके अंदर जो खिलाड़ी होता है वो बैठा रहता है, तो खिलाड़ी को जो घूमने की प्रक्रिया ये रहेगी, फिर वापस पानी की ये रहेगी। तो इस प्रकार जो घूमने की जो प्रक्रिया है वो व्हर्लपूल बात होती है। और इसके अंदर जो प्रोसेस चलती है तो इसमें एक नियम लगता है पानी का जिसे अपन ब्योंसी लॉ का प्रयोग कहते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का व्हर्लपूल बात है, इसको अपन ब्योंसी लॉ के प्रयोग के का नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से हाइड्रोथेरेपी संबंधित नहीं है। दोस्तों हाइड्रोथेरेपी, अब हाइड्रो का मतलब दोस्तों इसमें हाइड्रो का मतलब होता है, आपको मैं बता दूं हाइड्रो का मतलब क्या होता है, तो पानी होता है। अब पानी कैसा हुआ, तो वो गर्म और ठंडा कोई सा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। क्योंकि अगर गर्म पानी होगा तो उसे अपन थर्मोथेरेपी बोलेंगे, और अगर ठंडा पानी होगा तो उसे अपन क्रायोथेरेपी बोलेंगे। तो लेकिन दोनों भी प्रकार का है तो उसे अपन हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं। तो इनमें से कौन सी नहीं है वो बताना है, यानी पानी की चिकित्सा नहीं है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पैराफिन बात होती है वो यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी के अंदर नहीं आती है। दोस्तों पैराफिन का मतलब होता है मोम की यहाँ पे मोम स्नान, इसे अपन मोम स्नान के नाम से जानते हैं। कि पैर हाथ होता है मान लो या कोई पैर जिस पे चोट लगी है उस पर तरल मोम में उसको डुबोया जाता है और फिर बाहर निकाल लिया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा बड़ा है दोस्तों, एक बार देखिए दोस्तों इसको। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा, मांसपेशियों में अत्यधिक खिंचाव के कारण मांसपेशी तंतु अपनी सीमा से अधिक
खिंच जाए तो उसे अपन किस नाम से जाना जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी मांसपेशी तंतु जिसे अपन मसल्स फाइबर बोलते हैं, तो वो फाइबर अपनी सीमा से ज़्यादा खिंच जाए, जिसे इलास्टिक हो जाए, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने को बताना है। और दोस्तों स्प्रेन होती है वो लिगामेंट की चोट होती है, स्ट्रेन होती है जो टेंडन की चोट होती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेन। स्प्रेन तो होती है दोस्तों लिगामेंट की, और स्ट्रेन होती है जो टेंडन की चोट। तो ये किसकी चोट होगी, टेंडन की चोट होती है, और स्प्रेन होती है वो लिगामेंट की चोट होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। तो मांसपेशी में जो तंतु खींचते हैं उसमें क्या होता है, स्ट्रेन होने लगता है, खिंचाव होने लग जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। पुरानी चोट को क्या कहा जाता है। दोस्तों चोट दो प्रकार की होती है, एक ताज़ा और दूसरी पुरानी चोट होती है। तो जो पुरानी चोट है उसे क्या कहते हैं, ताज़ा जो चोट होती है दोस्तों। ताज़ा का मतलब है अगर चोट को लगे हुए कितने टाइम हुआ, लगभग 12 से 24 घंटा अगर वो हुआ है तो उसे अपन ताज़ा चोट की श्रेणी में रखते हैं। अगर 24 घंटे से ज़्यादा समय अगर कोई किसी चोट को हो जाता है तो उसे अपन पुरानी चोटों में बोलते हैं, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे क्रोनिक चोट के नाम से जाना जाता है। जो पुरानी चोटें होती है 24 घंटे से ज़्यादा समय लगे हुए कोई चोट को बोलते हैं, तो उसे अपन क्रोनिक चोट की श्रेणी में रखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, डायफ्राम मांसपेशी में क्रैम्प आना क्या कहलाता है। दोस्तों डायफ्राम मांसपेशी मैंने बताया था अभी कि डायफ्राम मांसपेशी क्या करती है, तो यह जो अपना ट्रेकिया होता है और ये अपने लंग्स वाली पोजीशन होती है, फेफड़े वाली। तो इन फेफड़ों के अंदर क्या करती है, इसके नीचे जो मांसपेशी पाई जाती है वो डायफ्राम मांसपेशी होती है, जो श्वसन में कार्यशील होती है। अगर इसमें अगर क्रैम्प का मतलब दोस्तों ऐठन आना, ऐठन बोलते हैं इसे अपन, ऐठन यानी बाएटा आना। तो अगर क्रैम्प आता है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे स्टीच के नाम से जानते हैं। यानी तीखा दर्द होता है, जैसे अपन कोई निडल या सुई अपने को चुभोता है तो उस प्रकार का दर्द होता है, तो वो अपने यहाँ पे डायफ्राम मांसपेशी में स्टीच आता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से मुलायम ऊतकों की चोट कौन सी है। दोस्तों सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है वो कौन सी नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि मुलायम ऊतक जिसे अपन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। लिगामेंट की, टेंडन, अस्थि या कार्टिलेज। तो क्वेश्चन नंबर 29 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, अस्थि की चोट होती है वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में नहीं आएगी, बल्कि ये हार्ड टिश्यू इंजरी के अंदर आती है। तो ये हड्डी की चोट होती है। बाकी लिगामेंट हो, टेंडन हो या फिर कार्टिलेज उपास्थि की चोट हो, तो इसे अपन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर ही रखते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, एंडोलिम्फ फ्लूइड शरीर में क्या कार्य करता है। जो लिम्फ नोड होते हैं शरीर के अंदर, वो लिम्फ नोड के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो द्रव पदार्थ भरा होता है, वो शरीर वो अपने को क्या फायदा देता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। गर्मी देता है, गति प्रदान करता है, ऊर्जा देता है या संतुलन देता है। तो शरीर में जो बैलेंसिंग का कार्य करता है दोस्तों, बैलेंसिंग का जो कार्य करता है वो शरीर के अंदर एंडोलिम्फ फ्लूइड के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। यानी एक तरल पदार्थ होता है शरीर के अंदर, जो छोटी छोटी गांठें होती है उनके अंदर जो फ्लूइड बना रहता है उसे एंडोलिम्फ फ्लूइड के नाम से जानती है। वो अपने को यहाँ पे बैलेंस शरीर को संतुलन बनाने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, चेस के निर्णायक को क्या कहा जाता है। चेस का मतलब दोस्तों यहाँ पे अपन जानते हैं शतरंज को चेस बोल रहे हैं। तो चेस में जो ऑफिशियल होता है, शतरंज के अंदर जो ऑफिशियल होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जज, ऑफिशियल, एम्पायर या फिर ऑर्बिटर। क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों, क्लास को शेयर और लाइक करें, शेयर और लाइक करें। अपने को टारगेट 100 प्लस एक बार लाइव को पहुंचाना है दोस्तों यहाँ पे। और जो 31 सही आंसर रहने वाला है दोस्तों इसका, वो ऑर्बिटर। तो चेस में जो एम्पायर और निर्णायक होता है दोस्तों, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो उसे अपन ऑर्बिटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32 देखे दोस्तों। 4x400 मीटर दौड़ में बेटन टेक और जोन है वो कितना होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये मान लो क्या है, ये ट्रैक है
ये मान लो अपना ट्रैक है, ये वाला अपना ट्रैक है, और ट्रैक के अंदर जी ये लाइन होती है दोस्तों। तो उसमें जो अपन ट्रैक और जोन का मतलब क्या होता है कि 10 मीटर का तो क्या है एक्सीलरेशन जोन, और 20 मीटर का तो क्या होता है 10 मीटर का एक्सीलरेशन, और 20 मीटर पे अपन टैक और बैटन एक्सचेंज जोन के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी खिलाड़ी आएगा वो इसके अंदर भागते हुए 10 मीटर पहले दूसरे अपना खुद के खिलाड़ी रेस बना लेगा और फिर इसमें चेंज करेगा। तो 20 मीटर तो बैटन एक्सचेंज और 10 मीटर एक्सेलरेशन, इस प्रकार टोटल पहले होता था 30 मीटर का। अब जो कंप्लीट हो गया है वो बैटन टेक ओवर जोन जिसमें बैटन ले सकते हैं वो टोटल अब 30 मीटर का हो गया है, इसमें 20 मीटर अलग से नहीं रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, अगर परीक्षण सभी लोगों द्वारा किया जाए और सभी का परिणाम एक जैसा निकले तो उसमें क्या कहते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। मान लो कोई टेस्ट है दोस्तों यहाँ पे, और वो टेस्ट सभी के द्वारा किया जाए लेकिन उसका रिजल्ट सभी के लिए एक समान निकले तो उस टेस्ट की क्या रहेगी विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता या फिर मानकता, क्या उसे अपन बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वस्तुनिष्ठता, यानी उसकी ऑब्जेक्टिविटी है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगी कि अगर अपन 2 + 2 इसको जोड़ें तो यहाँ पे 4 ही आएगा, तो किसी से भी अगर अपन जुड़वाते हैं तो वो 4 ही आएगा, तो इसकी वस्तुनिष्ठता है, इसका एक ही रिजल्ट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, कैलेस्थेनिक अभ्यास किसे कहते हैं। दोस्तों कैलेस्थेनिक अभ्यास है वो किसे कहा जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ये एक प्रकार की क्या होती है दोस्तों एक्सरसाइज होती है, तो लेकिन ये कैसी होती है, किसी इक्विपमेंट के साथ नहीं होती है, यानी किसी उपकरण के साथ ये एक्सरसाइज नहीं होती है। तो ये कौन सी एक्सरसाइज होती है, क्वेश्चन नंबर 34 और सही आंसर रहेगा दोस्तों फ्री हैंड एक्सरसाइज, यानी मुक्त हस्त व्यायाम के अंदर आती हैं, बिना उपकरण के सीधी अपनी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कोई पीटी हो गई या कोई उछलना कूदना हो गया तो उसे अपन कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज के अंदर जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, खोपड़ी के जोड़ में एकमात्र, दोस्तों यहाँ पे स्कल जोड़ की बात कर रहे हैं, खोपड़ी के जोड़ में एकमात्र कौन सी संधि है जिसमें गति होती है, गति करती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियाँ होती है, तो स्कल के अंदर अपने टोटल देखा जाए तो चेहरे में तो होती है दोस्तों यहाँ पे 14, वो अलग बात है, लेकिन खोपड़ी के अंदर है वो 8 हड्डियाँ होती है। इन 8 हड्डियों के अंदर एकमात्र है जोड़ ऐसा होता है जिसमें हलचल होती है, बाकी नहीं होती है, तो वो कौन सी संधि कहलाती है वो अपने को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मैंडिबुलर जोड़। मैंडिबुलर जोड़ होता है उसके अंदर क्या होता है हलचल होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे खोपड़ी के अंदर 8 और चेहरे के अंदर 14 और कानों के अंदर 6, इस प्रकार टोटल कितनी हो गई 28 हड्डियाँ होती है, लेकिन इसमें से एकमात्र जोड़ होता है निचले जबड़े वाला, जिसे अपन मैंडिबुलर जोड़ के नाम से जानते हैं, निचले जबड़े की हड्डी होती है वो एकमात्र हिलती है, बाकी कोई भी 28 में से 27 हड्डियाँ वो इंटरलॉक यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे 36, 100, 200, 400 मीटर दौड़ में कितने फॉल्स स्टार्ट ले सकते हैं। फॉल्स स्टार्ट का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर स्टार्टर होता है जो स्टार्ट देने वाला होता है वो अगर स्टार्ट देने से पहले खिलाड़ी भग जाए अपनी जगह को छोड़ के तो उसे अपन फॉल्ट स्टार्ट बोलते हैं। जैसे गन फायर होता है, गन फायर या क्लिपिंग फायर होता है, तो उसको बजाने से पहले खिलाड़ी अगर भग जाता है, आगे निकल जाता है, तो उसे अपन फॉल्स स्टार्ट बोलते हैं। तो कितनी बार ले सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 36 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक बार भी अपन 100, 200 या 400 मीटर की दौड़ में फॉल्स स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, मध्य कान की 3 हड्डियों में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों। सबसे पहले तो हड्डियाँ किस कान में पाई जाती है, तो एक तो बाह्यकरण होता है, एक मध्यकरण और एक आंतरिकरण। तो मध्य कान की हड्डियाँ होती है 3 हड्डियों, उनमें से कौन सी सबसे बड़ी हड्डी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों कान में 3 हड्डी पाई जाती है, मेलिस, इनकस और स्टेपिस। मेलिस, इनकस और स्टेपिस, इनमें से सबसे बड़ी जो हड्डी होती है, तो क्वेश्चन नंबर 37 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों मेलिस हड्डी होती है वो यहाँ पे सबसे बड़ी हड्डी होती है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38,
पहला ओलंपिक जो 3 शहरों में आयोजित हुआ था वो कौन सा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो 3 शहरों में आयोजित हुआ है वो ओलंपिक कौन सा रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे 3 शहरों में आयोजित होने वाला पहला ओलंपिक कौन सा था। तो प्रश्न नंबर 38 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1920 में जो एंटवर्प बेल्जियम के अंदर जो ओलंपिक हुआ था, जिसके अंदर पहली बार शपथ भी का प्रोग्राम भी चलाया गया था और झंडे का प्रोग्राम जो ओलंपिक ध्वज वो भी पहली बार इसी ओलंपिक में पहनाया गया था। तो ये सारा काम है वो यहाँ पे कौन से 1920 एंटवर्प ओलंपिक इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39, महिलाओं के लिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में कितनी प्रतियोगिताएं होती है। महिलाओं के लिए पूछा गया है दोस्तों, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक होती है उसमें कितनी यहाँ पे प्रतियोगिता होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4 यहाँ इसके अंदर इवेंट होते हैं, प्रतियोगिताएं होती है। तो महिला की जो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक होती है उसमें 4 प्रतियोगिताएं होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 40 रहेगा। कौन से मांसपेशी को विंग मसल्स के नाम से जानते हैं। सॉरी दोस्तों, कौन सी यहाँ पे मांसपेशी है जिसे विंग मसल के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे विंग का मतलब होता है पंख है। जो पंख होते हैं, जो पंख बन जाते हैं ऐसे जैसे कोई जानवर के पंख बनते हैं, तो ऐसे पंखों की तरह है वो कौन सी मांसपेशी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। डेल्टोइड, सार्टोरियस, लेटिसमस डोर्सी या फिर गैस्ट्रोनीमिस। अब देखिए दोस्तों, गैस्ट्रोनीमिस मांसपेशी ये पिंडली की मांसपेशी होती है, डेल्टोइड ये कंधे की होती है, लेटिसमस डोर्सी ये छाती की मांसपेशी होती है और सार्टोरियस होती है, ये सार्टोरियस क्या होती है दोस्तों, जो सबसे लंबी मांसपेशी होती है किसमें, जांघ में पाई जाती है। तो सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 40 लेटिसमस डोर्सी है वो यहाँ पे। लेटिसमस डोर्सी जो मांसपेशी है जो छाती के अंदर पाई जाती है वो विंग्स मसल्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41 देखें दोस्तों, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में कितने कारक होते हैं। दोस्तों हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं, फिटनेस में वो कितने कारक होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बहुत बार बताया था कि शरीर में फिजिकल फिटनेस के लिए जो मोटर कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, जिसमें मैंने बताया था स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। ये क्या है, टोटल 5 मोटर कंपोनेंट्स होते हैं जो फिजिकल फिटनेस के लिए मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों, फ्लिक का संबंध किस खेल से है। दोस्तों फ्लिक क्या है, टेक्निक है जो किस खेल में यहाँ पे यूज की जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। फ्लिक का संबंध किस खेल से है। क्लास को भी शेयर करें दोस्तों, यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहे, शेयर और लाइक करने में कमी नहीं छोड़े। क्वेश्चन नंबर 42 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फ्लिक है वो बैडमिंटन की यहाँ पे टेक्निक या शब्दावली होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे 43, क्वेश्चन नंबर 43, एसोसिएट स्कल बोन शरीर के किस भाग की हड्डी होती है। एसोसिएट स्कल बोन होती है वो शरीर के किस भाग की हड्डी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्लेविकल, कूल्हे की, चेहरे की या मध्य कान की। क्वेश्चन नंबर 43 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मध्य कर्ण के अंदर है, एसोसिएट स्कल बोन के नाम से भी जाना जाता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों, तेज गति की क्रियाओं के लिए कौन से मसल फाइबर की जरूरत होती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कान के अंदर 3 ही हड्डियां पाई जाती है, मेलिस, इनकर, स्टेपिस, एसोसिएट स्कल बोन होती है। स्कल हड्डी खोपड़ी की हड्डी के पास की हड्डी होती है, लेकिन ये कान के आसपास जब पाई जाती है इसलिए इसे मध्य कर्ण के लिए बताया गया है। तो कान में तो अपने को 3 ही बतानी है, लेकिन ये एसोसिएट स्कल बोन है वो मध्य कर्ण के आसपास खोपड़ी की हड्डियों के अंदर पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44, तेज गति की क्रियाओं के लिए जो तेज गति की क्रियाएं होती हैं उनके लिए कौन सा मसल फाइबर काम में लिया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब 2 प्रकार के फाइबर होते हैं दोस्तों अपने को, स्लो ट्विच फाइबर और एक होता है फास्ट ट्विच फाइबर। स्लो ट्विच फाइबर में आरबीसी ज़्यादा होती है और फास्ट
फास्ट ट्विच फाइबर के अंदर WBC ज़्यादा होती है। तो इसके लिए देखा जाए तो तेज गति की क्रियाओं में फास्ट ट्विच फाइबर क्वेश्चन नंबर 44 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों FTF इसके अंदर है वो यहाँ पे मसल फाइबर पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 45, मैराथन दौड़ किसकी याद में कराई जाती है। दोस्तों यहाँ पे मैराथन दौड़ की बात कर रहे हैं, वो किसकी याद में करवाई जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना। दोस्तों मैराथन दौड़ जो 42.195 किलोमीटर या मील में देखें तो 26,385 मील होती है इसकी दूरी। तो प्रश्न नंबर 45 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे FIDE-PDS की याद में मैराथन दौड़ की दूरी है वो FIDE-PDS की याद में यहाँ पे करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों, मैराथन दौड़ की दूरी है वो कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे मैराथन दौड़ है वो किसकी याद में करवाई जाती है। मैंने अभी बताया था कि FIDE-PDS की याद के अंदर है वो मैराथन यहाँ पे आयोजित होती है, लेकिन ये इसकी दूरी है वो कितनी रखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अगर किलोमीटर में देखें तो 42.195 किलोमीटर और मील में देखें तो 26.385 मील। तो इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे D, A, B दोनों इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों, सबसे जटिल स्ट्रेन कौन सी होती है। स्ट्रेन का मतलब दोस्तों यहाँ पे खिंचाव के बारे में अपन बात कर रहे हैं। एक होता है स्प्रेन, दूसरा होता है स्ट्रेन। स्प्रेन होता है जो मोच होती है वो लिगामेंट की होती है दोस्तों यहाँ पे स्प्रेन वो लिगामेंट की मोच होती है, लेकिन स्ट्रेन होती है वो टेंडन से संबंधित होती है और वो 3 प्रकार की होती है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री, यानी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर स्ट्रेन के नाम से इसे अपन जानते हैं। तो 3rd डिग्री जो स्ट्रेन होती है दोस्तों यहाँ पे जो सीवियर स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं वो सबसे कठिन होती है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों, KD सिंह बाबू स्टेडियम किस शहर में है। KD सिंह बाबू स्टेडियम है वो किस शहर में है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लखनऊ से संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों, मल्टी एक्सियल जॉइंट कौन सा होता है। दोस्तों मल्टी एक्सियल जॉइंट जो अपन जोड़ देखते हैं 3 प्रकार के अपन जोड़ देखते हैं, चल, अचल और अल्पचल। यानी चल बिल्कुल मूवेबल और अचल इमूवेबल और अल्पचल स्लाइटली मूवेबल। तो 3 प्रकार के जॉइंट है। तो सबसे ज़्यादा जो जॉइंट चल सकता है 360 डिग्री के अंदर, 360 डिग्री के अंदर, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से जानते हैं। तो ये जॉइंट होता है वो मल्टी एक्सियल जॉइंट होता है, यह किसी भी दिशा में 360 डिग्री मूवमेंट कर सकता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। हालांकि करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेगा दोस्तों ये। तो इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे विनेश फोगाट। क्वेश्चन नंबर 50 विनेश फोगाट है जिसने ओलंपिक के अंदर भी अब की बार यहाँ पे 2024 ओलंपिक हुआ था उसमें भी यहाँ पे और वेट कैटेगरी के अंदर यह डिस्क्वालीफाई हुई थी। तो आज की दोस्तों ये क्लास थी और इसमें 50 अपन ने MCQs किए थे। वो कितना आपका स्कोर हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास कैसी लगी वो भी बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल से जुड़े रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर ले ताकि आपको आने वाले समय की सूचना, क्लासों की सूचना और इंपॉर्टेंट PDF भी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।